हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें हम पढ़ रहे हैं मार्च 2023 के करंट अफेयर को। इसमें अभी तक हमने 4 मेजर टॉपिक को कंप्लीट किया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरण से संबंधित। क्या टॉपिक है इसके संदर्भ में पढ़ते हैं। क्या पर्यावरण से संबंधित जो मार्च महीने में मुद्दे घटित हुए उन सब के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की जैव विविधता पर संधि खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र की संधि के संदर्भ में है। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा है, सबसे पहले देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर संधि या खुले समुद्र पर संधि को अपनाया गया है, तो इसके संदर्भ में रहा। इससे संबंधित तथ्यों के बारे में देखते हैं कि इस संधि को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता पर 5वें संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी सम्मेलन को अपनाया गया। तो इसको क्या अपनाया गया है कि 5वां अंतर सरकारी सम्मेलन को अपनाया गया। इस संधि पर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के फ्रेमवर्क के तहत इसको अपनाया गया है। इसमें क्षेत्राधिकार से परे समुद्री जैव विविधता के संरक्षण का मुद्दा 2022 में Rio+20 शिखर सम्मेलन में उठाया गया था। और 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने एक संकल्प को अपनाया था जिसमें कहा गया था कि इसे कानूनी तौर पर बाध्यकारी समझौते को तैयार करने के लिए अंतर सरकारी सम्मेलन का प्रावधान किया गया है। और इस सम्मेलन की पहली बार बैठक 2018 में हुई थी। तो इसके संदर्भ में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो ये कि यह समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए यह मुद्दा 2012 में Rio+20 सम्मेलन जो हुआ था उस टाइम पे उठाया गया था। दूसरा, इसे 2017 में इस संकल्प के संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प लिया था और एक अंतर सरकारी सम्मेलन का प्रावधान किया गया। और 2018 में पहली बार 2018 में इस सम्मेलन को स्टार्ट किया गया। यह जो संधि स्टार्ट हुई है कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है और यह केवल तभी लागू हो सकती है जब 60 देश या इसकी पुष्टि कर सकते हैं, तभी यह संधि लागू होगी। इसे महासागर के लिए पेरिस समझौते के संदर्भ में संदर्भित किया जा रहा है। हाई एम्बिशन कोएशन फॉर नेचर एंड पीपल ने इस संधि को अपनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यह संधि जो है वह एक अंतर सरकारी समूह है जिसमें 100 से अधिक देश शामिल है। और इसका लक्ष्य 2030 तक विश्व में कम से कम 30% भूमि महासागरों का संरक्षण करना है। और भारत भी इस समूह का सदस्य रहा है। वर्तमान में इसकी सह अध्यक्षता कोस्टारिका और फ्रांस द्वारा की जा रही है, जबकि यूनाइटेड किंगडम महासागरीय सह अध्यक्षता इसके अंतर्गत कर रहा है। देशों के आंतरिक जल क्षेत्र और प्रादेशिक जल क्षेत्र एवं अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाहर संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र को खुला समुद्र भी कहा जाता है। खुला समुद्र कैसे कहा जाता है? एक ऐसा क्षेत्र जो आंतरिक जल क्षेत्र या प्रादेशिक जल क्षेत्र एवं अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाहर संपूर्ण भारतीय महासागरीय क्षेत्र को खुला समुद्र कहा जाता है। खुले समुद्र का क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत देखते हैं कि इसमें दुनिया के महासागरीय क्षेत्र का 60% हिस्सा शामिल होता है। ये लगभग 2.7 लाख प्रजातियों का पर्यावास होता है। ये जलवायु को नियंत्रित एवं निर्धारित करते हैं तथा जीवित प्रजातियों के लिए श्वसन के द्वारा ली जाने वाली ऑक्सीजन का लगभग आधा भाग समुद्रों द्वारा उत्पादित किया जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। और ये समुद्री खाद्य पदार्थों और कच्चा माल सहित आनुवांशिक और औषधीय संसाधन प्रदान करते हैं। और ये पर्यटन, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इसके यह किस किस क्षेत्र में इसकी इम्पोर्टेंस है। पहला तो ये कि ये 60% से अधिक हिस्सा महासागरीय क्षेत्र का कवर करता है, जिसमें 2.7% ज्ञात प्रजातियां हैं, उनके पर्यावास हैं। जलवायु को निर्धारित करता है। जीवित प्राणियों के श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन ली जाती है उसका आधा भाग समुद्रों के द्वारा उत्पादित किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। समुद्री खाद्य पदार्थों और कच्चा माल सहित आनुवांशिक और औषधीय संसाधन प्रदान करता है। और पर्यटन, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सेवाएं इसके अंतर्गत प्रदान की जाती हैं। खुले समुद्र के प्रमुख महत्व है। अब आता है इसका समुद्री क्षेत्र। सबसे पहले देखते हैं कि समुद्री क्षेत्र क्या होता है। समुद्री क्षेत्र तो देख लिया कि क्या होता है। अब इसके अंतर्गत जो रेखाएं होती हैं जिसको प्रत्येक नॉटिकल मील में डिवाइड करके बताया जाता है कि यह कितना परसेंट किस प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा। जैसे इसमें एक जो तट रहता है, जैसे कि ये भारत का समुद्री तट है, उसके पास में ये आधार रेखा है। वह आधार रेखा जो होगी 12 नॉटिकल मील होगी, जिसे प्रादेशिक समुद्र कहा जाएगा। यह वह क्षेत्र होता है जहाँ संप्रभुता का विस्तार लगभग जल क्षेत्र, हवाई क्षेत्र के साथ समुद्री नितल और अवमृदा के रूप तक होता है।
फिर होता है सन्निहित क्षेत्र या सीमित वाला क्षेत्र या प्रवर्तन क्षेत्र होता है, वह अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, जिसमें जिसे एक महासागरीय मार्ग तट के रूप में भी देखते हैं। फिर आता है विस्तारित मांगन तट होता है, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, जो महासागरीय मांगन तट का क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक होता है। फिर आता है खुला समुद्र। खुला समुद्र की तट रेखा 350 nm से 2500 मीटर तक होती है, जिसमें समुद्र की गहराई वाले स्थानों वाली रेखा होती है जो 100 मिलीमीटर से भी अधिक होती है। गहरा समुद्री नितल होता है इसके संदर्भ में। जैसे भारत के संदर्भ में देखते हैं, तो अगर भारत में देखते हैं तो भारत का एक आधार रेखा होगी, फिर उसके बाद एक 12 नॉटिकल मील तक उसका समुद्री क्षेत्र होगा, फिर 200 नॉटिकल मील में अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसी तरीके से उसकी महासागरीय मग्न तट और गहरा समुद्री नितल तट को क्षेत्र को दर्शाया जाएगा। संप्रभुता के संदर्भ में या क्षेत्र में किसी भी देश की संप्रभुता का विस्तार लंबवत जल और समुद्री नितल में एवं अवमृदा के प्राकृतिक संसाधन तक होता है, और इस क्षेत्र में किसी देश की संप्रभुता का विस्तार समुद्री नितल और अवमृदा के प्राकृतिक संसाधनों तक होता है या इसके संदर्भ में। अब आता है खुले समुद्र के संदर्भ में वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं। खुले समुद्र में वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं, इसके अंतर्गत पहली चुनौती आती है कि समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के अनुसार 9% समुद्री प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा है। वैश्विक प्रतिबद्धता का लागू होने के संदर्भ में किकुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क और महासागरों के संरक्षण और संधारणीय उपयोग से संबंधित सतत विकास के लक्ष्य क्रमांक 14 जैसे प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करना अब काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में देखते हैं कि समुद्री हीट वेव की घटनाओं से लगभग 20 गुना वृद्धि हुई। इसमें प्रवाल विरंजन, शैवाल प्रस्फुटन जैसी हानिकारक घटनाएं घटित हो गई हैं। गैर संरक्षित वैश्विक साझा संसाधन के संदर्भ में इसमें खुले समुद्र का केवल 1% हिस्सा ही समुद्री जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समुद्री प्रदूषण के अंतर्गत इसमें कुल समुद्री प्रदूषण में प्लास्टिक अपशिष्ट की हिस्सेदारी लगभग 80% होती है, और उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पेच इसका प्रमुख उदाहरण रहा है। आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में यह खनन, मत्स्यन जैसी गतिविधियों के कारण समुद्री की तली पर मौजूद अवसाद बिखर जाता है और समुद्री जीवों के प्रजनन स्थलों को नुकसान पहुंचता है इसके संदर्भ में। अब आता है खुले समुद्र के संदर्भ में कुछ संधि की गई है। जैसे पहली संधि आती है खुले समुद्र पर संधि का मसौदा का उद्देश्य क्या रहा है। इस संधि के उद्देश्य के बारे में देखते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार या राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता का संरक्षण और उनका संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करेगा। तो ऐसे किस संदर्भ में है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता का संरक्षण और उनका संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। प्रमुख सिद्धांत और दृष्टिकोण को देखते हैं तो इसमें प्रदूषक द्वारा भुगतान का सिद्धांत एक वह सिद्धांत होता है जो किसी क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने, प्रदूषण को कम करने के लिए जिम्मेदार होंगे। दूसरा आता है मानव जाति की साझा विरासत का सिद्धांत। तीसरा आता है देशज लोगों का पारंपरिक ज्ञान, और चौथा आता है पारितंत्र आधारित समग्र दृष्टिकोण होता है। मसौदे के प्रमुख बिंदु में देखते हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के संदर्भ में यह परियोजना लागू करने के पहले एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत स्क्रीनिंग, स्कोपिंग आदि से संबंधित प्रक्रियाओं को अपनाना पक्षकार कर्तव्य होता है। इसके अंतर्गत EIA के पश्चात पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी। इसमें देशों की समुदाय की सहमति के संदर्भ में इसमें देशज लोगों के स्थानीय समुदायों के अधीन खुले समुद्री क्षेत्रों में समुद्री संसाधनों का उपयोग करने के लिए स्वैच्छिक पूर्व और सूचित सहमति लेना आवश्यक होता है। अब आता है इसके लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण के संदर्भ में इसमें पहुंच तथा लाभ साझाकरण समिति राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों के समुद्री आनुवांशिक संसाधनों और MGR से संबंधित डिजिटल अनुक्रम जारी करने की से प्राप्त लागू को साझा करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। और कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों के समुद्री आनुवांशिक संसाधनों पर अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। संस्थागत तंत्र के संदर्भ में इसमें पक्षकारों का सम्मेलन होता है, क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म होता है। जो पक्षकारों का सम्मेलन की स्थापना इसकी स्थापना जो की गई थी वह संधि के प्रावधानों से संबंधित गवर्नेंस के लिए की गई थी। क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म को इस संधि के प्रावधान में की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में कुछ पक्षकारों को जानकारी उपलब्ध प्रदान करने, पक्षकारों का जानकारी के प्रसार को संभव बनाने के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा। इसके अन्य बिंदु में देखते हैं कि यह क्षेत्र आधारित प्रबंधन साधन होते हैं जो पारिस्थितिक रूप से प्रतिनिधित्व वाले समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को अच्छी तरह से कनेक्टेड नेटवर्क की एक व्यापक प्रणाली होती है। क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संदर्भ में यह कार्य समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान और समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास और हस्तांतरण में किया जाएगा।
समुद्री संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में यह संधि खुले समुद्र में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करती है। इसे महासागर के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। समता के संदर्भ में यह द्वीपीय द्वीपों, लघु द्वीपीय विकासशील राष्ट्रों और अल्प विकसित देशों की विशेष परिस्थितियों में स्थलरुद्ध विकासशील देशों के विशेष हितों और जरूरतों के पूर्ण रूप से मान्यता दी जाएगी। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड के संदर्भ में यह संसाधनों को जुटाने में मदद करेगी। विवादों के निपटारे के संदर्भ में इस पक्षकार का दायित्व होगा कि वह विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करे। अपवाद के संदर्भ में यह भाग 3 को छोड़कर जिनका समुद्री आनुवांशिक संसाधन है, यह संधि किसी भी युद्धपोत, सैन्य विमान या नौसेना सहायक पोतों पर लागू नहीं होती है। संधि को लागू करने के समक्ष चुनौतियां, जैसे पहली चुनौती आती है कि वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संदर्भ में इसे विकसित देशों के लिए अनिवार्य नहीं किया जाता है। ये अनसुलझे मुद्दे होते हैं जो निम्नलिखित शामिल होते हैं, जिसमें संरक्षित क्षेत्रों की निगरानी और संस्थागत व्यवस्था करना, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली परियोजनाएं और विवादों के समाधान के संदर्भ में इसको देखा जाता है। फिर आता है समझौता, वार्ता और समय सीमा के संदर्भ में नियमों विनियमों को तैयार करने के साथ साथ क्रियान्वयन के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कानूनी रूप से बाध्यकारी के संदर्भ में यह कानूनी रूप से बाध्यकारी को देश की अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानते हुए इस संधि का विरोध करते और इसके अपवाद स्वरूप में, जैसे मत्स्य पालन, पोत परिवहन और गहरे समुद्र में खनन जैसी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार संगठन EIA को पूरा करने के लिए ऐसी गतिविधियां जारी रख सकते हैं। इसके संदर्भ में अब आता है अंक्लोज के बारे में कि अंक्लोज का सचिवालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है। इसके संदर्भ में अंक्लोज का सचिवालय संयुक्त राष्ट्र महासागर मामले और समुद्री कानून के अंतर्गत एक प्रभाग है तथा यह मुख्यालय इसका हैम्बर्ग जर्मनी है और यह विश्व के महासागरों और समुद्रों के कानून की व्यवस्था की एक व्यापक शासी संरचना स्थापित करता है। साथ ही यह महासागरों और उनके संसाधनों के सभी प्रकार के उपयोगों को नियंत्रित करने वाले नियमों को भी स्थापित करता है, जिसमें 168 पक्षकारों की पुष्टि की गई है, जिसके अंतर्गत भारत भी शामिल है। अब आता है इसके आगे की राय में देखते हैं कि इनका कार्यान्वयन किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है कि इस संधि की पुष्टि और कार्यान्वयन के पहले अन्य वैश्विक संधियों की तुलना में तेजी किया जाएगा। सहयोग और समन्वय के संदर्भ में एक दूसरे को सहयोग करेगा। जागरूकता अभियान जैसे कदम उठाने चाहिए। वित्त पोषण तंत्र को स्थापित करना चाहिए जिससे संधारणीय दृष्टिकोण को अपनाया जा सके। अब आता है दूसरा टॉपिक आता है संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन। यह सम्मेलन को न्यूयॉर्क में 22 से 24 मार्च के अंतर्गत आयोजित किया गया था। इसकी मेजबानी नीदरलैंड और ताजिकिस्तान के द्वारा की गई थी। इससे संबंधित तथ्य में आता है कि इस सम्मेलन की विचार विमर्श में मौजूदा जल संकट और निम्नलिखित के संबंध में इसकी भूमिका की चर्चा की गई, जिसमें जबरन प्रवास में, जलवायु परिवर्तन में, संघर्षों में, अच्छे स्वास्थ्य में, गरीबी को कम करने में, खाद्य सुरक्षा में। इसके संदर्भ में इस सम्मेलन के लिए जल के लिए भागीदारी और सहयोग के शीर्षक के नाम से संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के बारे में कुछ मुख्य बिंदु को देखते हैं, जिसके अंतर्गत आता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलापूर्ति, स्वच्छता और साफ सफाई की विगत 50 वर्षों में आयोजित सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन रहा और इस सम्मेलन के विषय में एक संयुक्त राष्ट्र का यह केवल दूसरा सम्मेलन था और इसके पहले 1977 में अर्जेंटीना की मार डेल प्लाटा में यह आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के निम्नलिखित उद्देश्य रहे। इन उद्देश्यों के तहत पहला आता है कि यह जल स्वच्छता और साफ सफाई के महत्व को लेकर एक व्यापक समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को सुगम बनाने में भी मदद करते हैं। संधारणीय विकास एजेंडा 2030 के निर्धारित लक्ष्यों में यह सतत विकास लक्ष्य के 6वें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत जल संबंधी अन्य लक्ष्यों एवं उनसे संबंधित टारगेट को और प्रतिबद्धताओं को लागू करने और कार्यवाही में तेजी करने के लिए एक बेहतर अवसर प्रदान करता है। इस सम्मेलन में समावेशन, सभी क्षेत्रों की जिम्मेदारी और कार्यवाही उन्मुखता जैसे सिद्धांतों को अपनाया गया है, इस सम्मेलन से संबंधित है। अब आता है सम्मेलन के मुख्य परिणाम क्या क्या रहे। इस सम्मेलन में एक नया जल कार्रवाई एजेंडा प्रस्तुत किया गया। इस जल कार्रवाई एजेंडा को 2018 से 2028 तक के लिए और संधारणीय विकास एजेंडा 2030 की में प्रगति लाने के लिए एक स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। इसमें भारत सरकार के जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल सेवाओं के सुधार के लिए $50 बिलियन की प्रतिबद्धताओं को भी शामिल किया गया है। क्षमता निर्माण के संदर्भ में इसमें सम्मेलन में स्वीकार किया गया है कि कई लोगों की पहुंच मूलभूत सेवाओं तक नहीं होती है क्योंकि वे अपने लिए आवाज उठाने में असमर्थ होते हैं और अवसंरचना परियोजनाओं की समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया जाता है। यह मेकिंग राइट्स रियल पहल जैसे प्रयासों में वंचित समुदायों महिलाओं को यह समझने की मदद की है कि अपने अधिकारों को उपयोग कैसे करना चाहिए। इसके अलावा वाटर फॉर वुमेन एंड फंड महिलाओं के लिए जल स्वच्छता और साफ सफाई संबंधी अधिक प्रभावी और संधारणीय परिणामों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी की गई है।
अब आता है ज्ञान साझा करने के संदर्भ में। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों को अपना ज्ञान साझा करने के लिए जरूरती को स्वीकार किया गया है। इसके संदर्भ में कि एक उपयोगी क्रॉस लर्निंग टूल W12+ ब्लूप्रिंट होता है। यह यूनेस्को का एक प्लेटफॉर्म है जो शहरों की प्रोफाइल्स के साथ साथ जल सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए कार्यक्रमों, तकनीकों और नीतियों की एक केस स्टडी उपलब्ध कराता है। इसके संदर्भ में कि औपचारिक समझौते की मांग के संदर्भ में इसमें प्रतिभागियों को शामिल की गई है, जिसमें पहली मांग आती है कि पेरिस जलवायु समझौता 2015 के अंतर्गत और मॉन्ट्रियल जैव विविधता संधि 2022 में समान ही जल पर औपचारिक वैश्विक समझौते की बेहतर डेटा और जल आपूर्ति की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र की स्थापना की है। पर्यावरणीय, सामाजिक और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इस सम्मेलन में स्वीकार किया गया और इसमें किसानों, उद्योगों और दोनों को जल से संबंधित अधिक कुशल तकनीकें अपनाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि किसानों को जल का अधिक कुशल उपयोग करने और कीटनाशक रहित फसल उत्पादन करने के लिए तब तक प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उपभोक्ता अधिक संधारणीय तरीके से उत्पादित उत्पादों के लिए अतिरिक्त भुगतान करने के लिए तैयार न हो जाए। इसके संदर्भ में यह एक उदाहरण है। अब आता है इसके संदर्भ में और क्या क्या पॉइंट रहे हैं। इसके अंतर्गत जैसे आता है कि संयुक्त राष्ट्र 2030 की वाटर कॉन्फ्रेंस में 5 थीम या 5 विषय अपनाए गए थे। उसमें क्या था? पहला था कि स्वास्थ्य के लिए जल होना चाहिए। स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता में मानवाधिकारों के तहत बॉस या ग्लोबल वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन तक पहुँच होनी चाहिए। फिर संधारणीय विकास के लिए जल का महत्व दिखाया गया, मतलब जो 5 फैक्टर बताए उसमें एक स्वास्थ्य के लिए, एक संधारणीय विकास के लिए, एक जलवायु लचीलापन और पर्यावरण के लिए जल, सहयोग के लिए जल और जल कार्यवाही दशक के रूप में मनाए गए। इसके 5 एजेंडे फिक्स किए गए, जिसमें जो संधारणीय विकास के लिए यह जल ऊर्जा, खाद्य संबंधों में संधारणीय, आर्थिक और शहरी विकास को बढ़ावा देना होता है। लचीलापन और जलवायु पर्यावरण के लिए जल के संदर्भ में समुद्री जैव विविधता, जलवायु लचीलापन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के स्रोत के संदर्भ में। सहयोग के लिए जल के संदर्भ में सीमा पारी और अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग और क्षेत्र पारी सहयोग में 2030 के लिए एजेंडा पर जल और जल कार्यवाही दशक के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासचिवालय की कार्य योजना सहित डिकेड फॉर एक्शन के निर्धारित उद्देश्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के संदर्भ में इसको निर्धारित किया गया। अब आता है जल कार्यवाही दशक जो 2018 से 2028 तक मनाया जाएगा, उसके संदर्भ में कुछ पॉइंट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 से 2028 के बीच में अवधि में संधारणीय विकास के लिए जल पर कार्यवाही के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य जल से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने वाली के पहलों की कार्यवाही में तेजी लाना है, जिसके 2 मुख्य लक्ष्य हैं। जिसके अंतर्गत पहला लक्ष्य आता है कि संधारणीय विकास एजेंडा 2030 में उल्लेखित जल संबंधी सतत लक्ष्यों की जानकारी सहित जल और जल प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित ज्ञान को साझा करने में सुधार लाना है। और दूसरा इसका लक्ष्य है कि यह जल संबंधी सतत विकास लक्ष्यों में हासिल करने के लिए संचार में सुधार करेगा। इसके संदर्भ में है। अब आता है संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2023 के बारे में, जो जल के लिए इस भागीदारी और सहयोग के संदर्भ में। इस रिपोर्ट को यूनेस्को ने यूएन वाटर की ओर से जारी किया है। यह रिपोर्ट यूनेस्को विश्व जल कार्यक्रम के समन्वय है और यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष में एक अलग थीम पर केंद्रित होती है और इस रिपोर्ट में सर्वोत्तम पद्धति और गहन विश्लेषण को प्रस्तुत करने, नीतियां बनाने के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को एक नज़र के रूप में देखते हैं तो उसके अंतर्गत पहला बिंदु आता है कि विश्व में जल की मांग और उपलब्धता और गुणवत्ता का होना। दूसरा आता है कि सतत विकास लक्ष्य के 6वें लक्ष्य को दिशा में प्रगति करना, कृषि की अनदेखी करते हुए शहरी क्षेत्रों में जल की आपूर्ति करना, जल संभर संरक्षण की कई जल संभर योजनाओं, सेवाओं, लचीलेपन का निर्माण कर जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन को संबोधित करती और इसमें समन को उनका महत्व तेजी से बढ़ रहा है। फिर साझेदारी और सहयोग के संदर्भ में, डेटा और जानकारी के संदर्भ में, शिक्षा और क्षमता के विकास के संदर्भ में और वित्त पोषण के संदर्भ में कि यह सभी हितधारकों के लिए बेहतर समन्वय से जल से संबंधित निवेश के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण स्रोत उपलब्ध हो सकते हैं। इसके संदर्भ में है। अब आता है AR6 संकलन रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन 2023 के बारे में। यह रिपोर्ट हाल ही में जलवायु परिवर्तन और अंतर सरकारी पैनल या IPCC के 6ठे आकलन चक्र के लिए संकलन रिपोर्ट जारी करता है। तो यह कौन जारी करता है? IPCC ने इसे 6ठे आकलन चक्र के रूप में संकलन रिपोर्ट जारी की है। सबसे पहले तो IPCC के बारे में पढ़ते हैं कि यह होता क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी उत्पत्ति 1988 में विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना हो, जिनका उपयोग वे जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतियों में तैयार करने के लिए करेंगे, तथा यह संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है
जिसमें टोटल 195 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी इसका सदस्य देश है। अब इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ तथ्य आते हैं, जिसमें पहला आता है कि इस रिपोर्ट को 2018 से 2022 में जारी की गई थी। यह पिछली रिपोर्ट का एक सारांश के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। एआरसी की रिपोर्ट 6 में यह मुख्य निष्कर्षों को एकीकृत किया गया है, जिसमें 3 कार्यकारी समूह और 3 विशेष रिपोर्ट्स को के योगदान दिया गया, जिसमें आता है जैसे ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, क्लाइमेट चेंज एंड लैंड, द ओशन एंड क्रायोस्फीयर इज अ चेंजिंग क्लाइमेट होता है। इस नीति का उद्देश्य नीति निर्माताओं को जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावी और भावी जोखिम के प्रति बेहतर समझ प्रदान करने तथा इन जोखिमों को दूर करने के लिए समाधानों को प्रस्तुत करना है, इसके संदर्भ में है। इस रिपोर्ट पर कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं, जिसकी वर्तमान स्थिति को भी देखते हैं, जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की। इसमें देखते हैं इस रिपोर्ट के अंतर्गत के ग्लोबल वार्मिंग के लिए स्पष्ट रूप से मानव गतिविधियां जिम्मेदार है, जो 2011 से 2020 की अवधि के लिए वैश्विक सतह का तापमान 1850 से 1900 तक के स्तर में 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभाव देखने को मिले हैं, जैसे कि जल और खाद्य उत्पादन के संदर्भ में भौतिक रूप से जल की उपलब्धता और इसके परिणाम स्वरूप भोजन पशुधन उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके लिए कृषि संबंधी, पारिस्थितिकी संबंधी, सूखे में वृद्धि और कुछ मामलों में भारी वर्षा की जिम्मेदारी रही है। स्वास्थ्य और देखभाल के संदर्भ में देखते हैं कि यह जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप संक्रामक रोगों, गर्मी, कुपोषण और विस्थापन में बढ़ोतरी हुई है। अधिवास और अवसंरचना के संदर्भ में अंतर्देशीय बाढ़ और शहरी बाढ़ तथा तटीय क्षेत्रों में तूफान होने से क्षति में वृद्धि को देखा गया है। और जैव विविधता के संदर्भ में यह स्थलीय, ताजा जल और महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिकूल प्रभाव इसके संदर्भ में पड़ा है। अब आता है प्राकृतिक बनाम रोपण पारितंत्र के संदर्भ में इस रिपोर्ट को उजागर किया गया है, जिसमें बर्बाद हो चुके पारितंत्र का पुनरुद्धार करने की तुलना में मौजूदा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण को रोकना जलवायु संकट के प्रभाव को कम करने के लिए अधिक प्रभावी साबित होगा। इसमें समन संबंधी तीव्रता परिणाम प्राप्त होंगे, जो भारत के वनीकरण रणनीति संबंधी प्रयास के पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल, नवीनीकरण ऊर्जा पर बल जैसी कार्यवाहियों का इस्तेमाल प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को विनाश करने के नहीं किया जाना चाहिए। अब आता है उत्सर्जन अंतराल के संदर्भ में कोई इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि वैश्विक महत्वाकांक्षा और घोषित की गई कुल राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के मध्य काफी अंतर है। इसमें प्रगति के बावजूद जलवायु अनुकूलन संबंधी अंतराल बना हुआ है और इस दिशा में उठाए गए कदमों में जोखिम के अल्पावधि समाधान पर केंद्रित है और इसे रूपांतरणकारी अनुकूलन बाधित होता है। यदि ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहता है तो इसमें लगभग 80% कोयला, 50% गैस और 30% तेल भंडार के दहन और उससे होने वाले उत्सर्जन को रोकना होता है। इसका लक्ष्य 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना होता है और जो अधिक संसाधनों के दहन और उससे होने वाले उत्सर्जन को रोकता है, इसके संदर्भ में। अब आता है भारत की वनीकरण रणनीति के संदर्भ में कि यह रणनीति क्या है। भारत के संदर्भ में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इसके प्रावधान में कहा गया है कि वन भूमि को गैर वन भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उतने ही गैर वन भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप में वनीकरण किया जाना चाहिए। प्रतिपूरक वनीकरण के बारे में यह कैंपक की स्थापना 2004 में की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रतिपूरक वनीकरण निवल वर्तमान मूल्य के लिए एकत्रित धन और उपयोग एजेंसियों के वसूल करने योग्य किसी भी अन्य धन का प्रबंधन करने के संदर्भ में। वैश्विक प्रतिबद्धता के संदर्भ में भारत सरकार को 2030 तक अतिरिक्त वनावरण और वृक्षावरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन डॉलर CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके संदर्भ में है। अब आता है जलवायु परिवर्तन की रोकने की दिशा में कुछ प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि एक वैश्विक नीतिगत परिदृश्य होना चाहिए, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम किया जाए। जैसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के बढ़ते स्तरों को समर्थन कर रहे हैं। इसमें कई स्तरों पर जलवायु संबंधी नीतियों के विकास और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे बढ़ती जनजागरूकता में समग्र रूप से जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धताओं और वैश्विक प्रयासों के लिए तेजी लाने में मदद मिलती है। अब आता है समन संबंधी कार्रवाइयों के संदर्भ में यह 2020 तक 56 देशों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने और उनकी प्राथमिकता देने वाले कानून मौजूद हैं और ये देश के लिए वैश्विक उत्सर्जन का 53% के लिए उत्तरदायी है।
2010 से 2019 में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि की प्रति यूनिट लागत में निरंतर कमी आई है और यह कमी सौर ऊर्जा में 85% और पवन ऊर्जा में 55% देखी गई है। अनुकूलन संबंधी कार्रवाइयों के संदर्भ में देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रभावों और जोखिमों के बारे में सार्वजनिक और राजनीतिक स्तर पर जागरूकता बढ़ी है और इसमें परिणामस्वरूप कम से कम 170 देशों और कई शहरों में अपनी जलवायु नीतियों योजनाओं के अनुकूलन को पक्ष में शामिल किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर कृषि क्षेत्र में, फसल सुधार में, खेत में, जल प्रबंधन में, भंडारण में, मृदा की कमी का संरक्षण में, सिंचाई आदि कई लाभ प्रदान करने तथा जलवायु परिवर्तन जोखिम को कम करते हैं। 2014 में अनुकूलन संबंधी कार्यवाहियों का एक बड़ा भाग जल से संबंधित जोखिमों और प्रभावों को अनुकूलन को केंद्रित करता था। अब आता है दोषपूर्ण अनुकूलन के बढ़ते मामले। जैसे एक ऐसी कार्रवाइयाँ शामिल हैं जिसमें वर्तमान और भविष्य में जलवायु से संबंधित प्रतिकूल परिणामों के जोखिमों को बढ़ा सकती है, जैसे कि जलवायु ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन संबंधी परिवर्तनशीलता में वृद्धि या बदलाव का होना, अधिक असंतुलित परिणाम का होना, कल्याणकारी उपाय का प्रभाव होना। दोषपूर्ण अनुकूलन के उदाहरण के रूप में देखते हैं कि अधिक गहन सूखे वाले कृषि क्षेत्रों में उच्च लागत में सिंचाई प्रणाली का उपयोग करना है। इसको आगे की राय में देखते हैं कि किस तरीके से इसमें और सुझाव दे सकते हैं और इसको और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है कि इसमें जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण किस तरीके से रखा जाएगा। इसके संदर्भ में देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों में गहन, तीव्र और निरंतर कमी लाना चाहिए तथा राजनीतिक प्रतिबद्धताओं, समावेशी समावेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ज्ञान साझा करना, एक मजबूत वित्त तंत्र, पोषक तंत्र का विकास होना महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में निम्नलिखित पहले भी की जा सकती है जिससे इस प्रक्रिया को और बेहतर गैस का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। जिसके अंतर्गत पहले आती है कि ऊर्जा आपूर्ति के संदर्भ में ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण, जैसे पवन, सौर, भूतापीय आदि और कार्बन प्रच्छादन को बढ़ावा देने में कदमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जल और भोजन के संदर्भ में या फसल भूमि प्रबंधन में सुधार किया जा सकता है और जल के उपयोग संबंधी दक्षता को और बढ़ाना है। कृषि वानिकी जैसे कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। अधिवास और अवसंरचना के संदर्भ में संधारणीय जल प्रबंधन, हरित अवसंरचना और इलेक्ट्रिक वाहनों आदि के उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है तथा जैव विविधता के संदर्भ में यह औद्योगिक अपशिष्ट को नियंत्रित किया जाए और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। व्यवहार और जीवन शैली में परिवर्तन करके हम ग्रीन हाउस गैसों में कम करने में मदद कर सकते हैं और इनकी नीतियों और संरचनाओं और प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसकी सहायता दी जा सकती है। अब आता है दूसरा नेक्स्ट टॉपिक की जलवायु न्याय या क्लाइमेट जस्टिस के बारे में। हाल ही में जलवायु संबंधी न्याय की एक अवधारणा के रूप में 2 शीर्ष वैश्विक संस्थानों संयुक्त राष्ट्र महासभा और यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के सत्रों में शामिल किया गया। इसी संदर्भ में कुछ तथ्य आते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प को अपनाया जिसमें कहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए एक जलवायु प्रणाली से रक्षा करने संबंधी राष्ट्र की कानूनी जिम्मेदारी और ऐसा करने में विफल रहने वाले परिणामों में राय और स्पष्टता प्रदान करनी चाहिए। इस संकल्प का नेतृत्व प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय राष्ट्र वानुअतु द्वारा एक पहल के माध्यम से किया गया है। वानुअतु क्या है? एक लघु द्वीपीय विकासशील राष्ट्र है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के एक संकल्प के तहत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पेरिस समझौते के दायरे में आगे बढ़ाते हुए राय देने के लिए कहा है, जिसमें संकल्प सुविध लघु द्वीपीय विकासशील राष्ट्रों और भावी पीढ़ियों दोनों को व्यापक क्षति पहुंचाने के मामले में कानूनी कार्यवाहियों को भी रेखांकित किया है, जिसमें संकल्प इन समूहों के प्रति अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। ECHR में ग्रीन हाउस गैसों में कटौती करने के लिए राष्ट्र के कर्तव्यों के मामले में पहली सार्वजनिक सुनवाई की गई है और इसमें एक यूरोपीय परिषद का एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ECHR जो फ्रांस में स्ट्रासबर्ग में स्थित है और यूरोपीय संघ के न्यायालय से अलग है जिसे लक्जमबर्ग में स्थित है। जलवायु संबंधी न्याय का इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित सामाजिक आयामों को स्वीकार करने के संदर्भ में यह समाज के वंचित वर्ग को अन्य की तुलना में अधिक प्रभावित करता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं बल्कि यही एक सामाजिक मुद्दा भी है जो अलग अलग वर्गों, नस्लों, लिंग, भौगोलिक क्षेत्रों और पीढ़ियों के लोगों को अलग अलग रूप से प्रभावित करता है। फिर आता है कि सुभिन्न देशों और समुदायों की चिंताओं को दूर करने या उजागर करने के संदर्भ में यह सर्वाधिक प्रभावित और क्षेत्रों जिनका जलवायु
परिवर्तन में कोई योगदान नहीं है उन्हें भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। जैसे उदाहरण के लिए समुदाय जैसे महिलाएं और LGBTQ और ग्लोबल साउथ के देश हैं। जलवायु परिवर्तन जनित बोझ को साझा करने के संदर्भ में यह है, अग्रिम पंक्ति के देश और समुदाय प्रायः इस समस्या से निपटने के लिए असमर्थ है और जिसमें प्राप्त संसाधन भी कम है। जलवायु परिवर्तन से जनित बोझ को सभी देशों में साझा किया जाता है, विशेष रूप से इससे देशों को निपटने में सक्षम होता है। स्थानीय समाधानों को मान्यता देने के संदर्भ में यह है, जलवायु परिवर्तन संबंधी संकट का सामना करने के लिए ग्लोबल साउथ के प्रसिद्ध क्लाइमेट लीडर्स को मान्यता दी जाती है और देशज पद्धतियों को सम्मान दिया जाता है। प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत की संस्कृति को बढ़ावा देने के संदर्भ में यह अवधारणा स्वीकार की गई है, जिसमें पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले को ही प्रदूषण की समाधान करने संबंधी लागत को वहन करना चाहिए। वैश्विक समानता के संदर्भ में यह जलवायु परिवर्तन के तहत लैंगिक समानता को मान्यता दी गई है। अब पढ़ते हैं जलवायु न्याय क्या होता है। जलवायु न्याय एक तरीके का एक विकास और मानवाधिकारों को आपस में जोड़ने वाला एक मानव केंद्रित दृष्टिकोण होता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने, सबसे कमजोर लोगों को अधिकारों की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन संबंधी बोझ को समान और निष्पक्ष रूप से साझा करने पर सहयोग किया जाता है। जलवायु न्याय के कुछ स्तंभ दिए गए हैं, जैसे सामाजिक, पर्यावरणीय और प्रजातीय न्याय, जलवायु शिक्षा और सहभागिता, सामुदायिक लचीलापन और संकुलन, न्याय संगत बदलाव, स्वदेशी कार्य, जलवायु कार्यवाही और प्रकृति आधारित जलवायु समाधान इसके अंतर्गत शामिल होता है। जलवायु न्याय के विचार का विकास क्रम देखते हैं कि इसकी अवधारणा कब से स्टार्ट हुई। इसको सबसे पहले 1987 में हमारा साझा हमारा भविष्य या अमर कॉमन फ्यूचर जो ब्रेटलैंड रिपोर्ट जारी की गई थी 1987 में, उसके बाद से ही इसका विकास क्रम प्रक्रिया स्टार्ट हुई। UNFCCC 1992 के प्रदूषक द्वारा भुगतान का सिद्धांत साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों और अपनी अपनी क्षमताओं के संदर्भ में जो आया था 1992 में, उसमें इसका एक विकास क्रम का दूसरा स्टेज हुआ। फिर तीसरा आता है COP15 में कोपेनहेग समझौता जो 2009 में आया था, उसमें पहली बार विकसित तो विकासशील देशों में उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए सहमत हुए। तथा COP21 जो पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल के टॉप डाउन उत्सर्जन के लक्ष्यों के स्थान पर बॉटम अप सिस्टम को स्थापित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को लागू किया गया और इसके तहत प्रत्येक देश द्वारा अपने लक्ष्य को निर्धारित किए जाते हैं। अब आता है जलवायु संबंधी न्याय को सुनिश्चित करने की समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। जब कोई कार्य होता है तो कार्य की क्या विशेषता रहती है, उनके क्या इंपोर्टेंस रहते हैं, तो उसके साथ कुछ बाधाएं, कुछ चुनौतियां भी होती हैं, तो उसको पढ़ लेते हैं। जिसके अंतर्गत पहली चुनौती आती है कि साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों का धीरे धीरे कमजोर होना। एक तरफ जहाँ विकसित देश होते हैं वहाँ विलासितापूर्ण उपभोग के लिए कार्बन बजट, कार्बन स्पेस के एक बड़े हिस्से का उपयोग करना जारी हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विकसित देश विकासशील देशों को उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा होने वाले उत्सर्जन में भी कटौती करने का दबाव बना रहे हैं। फिर आता है सीमित क्षमता का होना कि कई सुदृढ़ समुदायों के पास जलवायु संबंधी नीतियों कार्यक्रमों को तैयार करने और उनमें लागू करने की तकनीकी तथा संस्थागत क्षमता का अभाव है। सूचना और उपलब्धता के अभाव के संदर्भ में विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित समुदायों सहित कई समुदायों के पास जलवायु परिवर्तन इसके प्रभावों में बारे में सटीक सूचना का अभाव रहा है। बाध्यकारी लक्ष्यों की उपेक्षा करने के संदर्भ में क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार यह प्रमुख विकसित देशों की जलवायु कार्यवाही पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। वैश्वीकरण और नव अवतारवाद के संदर्भ में ऐसी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण कर सकती है जो जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों को बढ़ोतरी करती है। इसके अलावा यह असमानता और वंचित व्यवस्था को बनाए रख सकती है और इसमें जलवायु संबंधी न्याय को प्राप्त करने के लिए प्रयास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। अब आता है जलवायु न्याय को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ पहले स्टार्ट की गई, जिसके अंतर्गत कोई पहली पहल आती है समन के लिए प्रयास के संदर्भ में। समन के लिए प्रयास के लिए कौन सी पहल की गई, इसके अंतर्गत पहली पहल आती है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, दूसरी आती है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष आता है। फिर आता है नवीनीकरण ऊर्जा के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को अपनाया गया, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन और एक सूर्य एक विश्व कोड को इसके पहल को स्टार्ट किया गया है नवीनीकरण ऊर्जा के संदर्भ में। अवसंरचना और अवशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन और स्वच्छ भारत मिशन के लिए इसको स्टार्ट किया गया। देशज समुदायों के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में पेशा एक्ट 1996 में आया और वन अधिकार अधिनियम 2006 को अपनाया गया। संधारणीय कृषि के संदर्भ में यह राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन और जलवायु लचीली कृषि के लिए राष्ट्रीय नवाचार स्टार्ट किया गया। उत्सर्जन में कमी लाने के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम स्टार्ट किया गया और हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों में तेजीकरण और अंगीकरण निर्माण के लिए
इसमें एक पहल स्टार्ट की गई है। जलवायु कार्रवाइयों के लिए प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए 2070 में निवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लाइफ अर्थात पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन स्टार्ट किया गया। वन और जल संरक्षण के संदर्भ में नमामि गंगे मिशन, राष्ट्रीय भारत मिशन और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत कुछ पहले स्टार्ट हुई। जलवायु संबंधी न्याय को प्राप्त करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे पहला तरीका आता है कि वैश्विक स्तर पर कानूनी आधारित पर्यावरणीय व्यवस्था को बढ़ावा देना। दूसरा आता है मजबूत राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, कानूनी फ्रेमवर्क का होना। तीसरा सुलभ न्याय और मानवाधिकार संस्थाएं। चौथा आता है लैंगिक समानता और सामुदायिक कार्यवाही का होना। और जो पांचवा आता है धन का समान वितरण सुनिश्चित करना, कि आर्थिक और मानव संसाधनों को वितरण को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल साउथ के पास जलवायु संबंधी वास्तविक न्याय के लिए समान स्तर पर भागीदारी करने के अवसर उपलब्ध होते हैं। अब आता है निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि निष्कर्ष में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कानूनी रूप से देशों के उत्सर्जन में तेजी से कटौती करने और अपनी जलवायु संबंधी योजनाओं और कार्यों को मजबूत करने के लिए एक नई महत्वपूर्ण गति प्राप्त होने की संभावना है। तो इसको निष्कर्ष के रूप में देखा जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्बन ट्रेडिंग योजना का मसौदा के संदर्भ में। विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श के संदर्भ में एक मसौदा जारी किया है और यह मसौदा भारतीय कार्बन बाजार की रूपरेखा निर्धारित करने की एक प्रक्रिया के रूप में भाग लिया गया है। अब आता है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में पढ़ते हैं। क्या है यह? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। यह एक सांविधिक निकाय है। यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना इसका उद्देश्य रहा है तथा ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के बारे में जन जागरूकता पैदा करना और संबंधित जानकारी का प्रसार करना इसका मुख्य कार्य रहे। तथा सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन क्रेडिट योजना के मसौदे के बारे में। यह कार्बन क्रेडिट योजना का मसौदा ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 को लागू करने के बाद लाया गया है। यह अधिनियम जो है यह केंद्र सरकार को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से CCTS को निर्धारित करने का अधिकार देता है। CCTS का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना एवं हटाना होता है और इस मसौदे में स्वैच्छिक व्यापार और अनुपालन आधारित बाजार दोनों को शामिल करते हुए प्रस्तावित भारतीय कार्बन बाजार की संरचना को शामिल किया गया है और इसमें मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापनकर्ता का प्रावधान किया गया है। जो मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन वस्तुतः CCTS के संबंध में सत्यापन या प्रमाण संबंधी गतिविधियों को संचालित करने वाली BEE द्वारा मान्यता प्राप्त एक एजेंसी होती है। CCCE क्या है? कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट। यह केंद्र सरकार द्वारा जारी कार्बन क्रेडिट स्कीम के तहत पंजीकृत इकाई को जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक प्रत्येक प्रमाण पत्र को 1 टन CO2 के बराबर कटौती की को दर्शाता है। इस योजना में कुछ मसौदे और कुछ प्रावधान को शामिल किया गया है, जिसमें आता है पहला प्रावधान BEE की भूमिका के बारे में। यह भारतीय कार्बन बाजार के बारे में प्रशासक के रूप में तथा ICMGB के लिए एक सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इंडियन कार्बन मार्केट गवर्नेंस बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो कार्बन क्रेडिट बाजार के लिए स्थिरता संबंधित व्यवस्था को विकसित करता है। कार्बन बाजार के लिए आवश्यक नॉलेज मंच IT की संरचना और रखरखाव करता है। फिर आता है केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की भूमिका के संदर्भ में। कार्बन बाजार संबंधी व्यापार गतिविधि के संचालन हेतु एक विनियामक के रूप में कार्य करना है, विक्रेताओं खरीदारों दोनों के हितों की रक्षा करना तथा CCC के व्यापार में संबंधित मामलों को विनियमित करना है तथा धोखाधड़ी को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय करने चाहिए। अब आता है ICMGB के बारे में। इसकी स्थापना इंडियन कार्बन मार्केट गवर्नेंस बोर्ड की स्थापना यह भारतीय कार्बन बाजार के गवर्नेंस के लिए है, जो ICM को संस्थागत बनाने से संबंधित प्रक्रियाओं को सिफारिश करने के लिए किया गया है। ग्रिड इंडिया के बारे में। ग्रिड इंडिया ऑफ इंडिया लिमिटेड की भूमिका यह भारतीय कार्बन बाजार के लिए एक रजिस्ट्री के रूप में कार्य करती है और यह लेन देन से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स का रखरखाव करती है। इसके संबंधित कुछ मसौदे और प्रावधान है। अब आता है कार्बन क्रेडिट और कार्बन बाजार के बारे में। कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का परमिट होता है जो इसका व्यापार किया जा सकता है और यह कार्बन क्रेडिट वस्तुतः वायुमंडल से हटाए गए तथा कम किए गए अवशोषित भंडारण किए गए 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों के बराबर होता है, जिसमें कार्बन बाजार कार्बन उत्सर्जन का मूल्य निर्धारित करने की एक व्यवस्था होती है, जो बाजार में कार्बन क्रेडिट को खरीदा और बेचा जाता है। तो कार्बन बाजार में कार्बन क्रेडिट को खरीदा और बेचा जाता है। कार्बन बाजार कार्बन उत्सर्जन के मूल्य निर्धारित करने की व्यवस्था होती है और कार्बन क्रेडिट एक परमिट होता है जिससे व्यापार किया जाता है। कार्बन बाजारों के प्रकार के बारे में। इसके अंतर्गत 2 प्रकार होते हैं, अनुपालन आधारित व्यापार और दूसरा होता है स्वैच्छिक बाजार।
अनुपालन आधारित बाजार जो होता है यह किसी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय नीति या विनियमों से संबंधित अनिवार्यताओं और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया जाता है और इस तरह के बाजार में कैप एंड रेस के नामक सिद्धांत के तहत कार्य करते हैं, जिसमें उदाहरण के रूप पर ईयू की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली। फिर दूसरा आता है स्वैच्छिक बाजार। इसके तहत उत्सर्जक जैसे कंपनियां, निजी व्यक्ति और अन्य स्वैच्छिक आधार पर कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं, जिससे उदाहरण के लिए विमानन क्षेत्र के तहत कोई एयरलाइन कंपनी अपने कार्बन फुटप्रिंट को प्रति संतुलित या ऑफसेट करने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीद सकती है। अब आता है कार्बन बाजार से संबंधित भारत के कुछ अनुभव रहे हैं। जैसे भारत के पास एक स्पष्ट कार्बन बाजार नहीं है, लेकिन इसके पास ऐसे साधन हैं जो कार्बन बाजारों के समान ही हैं। जैसे पहला आता है स्वच्छ विकास तंत्र के बारे में। इसका सृजन क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत किया जाता है, जो प्रमाणित उत्सर्जन कटौती का 1 टन CO2 के समन के बराबर होता है और यह CDM प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। फिर आता है नवीनीकरण ऊर्जा प्रमाण पत्र योजना के बारे में। यह नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के संदर्भ में देने तथा नवीनीकरण खरीद दायित्वों को संबंधी अनुपालन की सुविधा प्रदान करने के लिए एक बाजार आधारित साधन होता है, जो नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र फर्स्ट में 1 मेगावाट घंटे की बिजली के बराबर होता है तथा REC कैलेंडर CERC द्वारा अनुमोदित पावर एक्सचेंज और बिजली व्यापारियों के माध्यम से किया जाता है और इसका विनिमय CERC द्वारा किया जाता है। अब आता है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड के बारे में। योजना यह ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र के आधार पर होती है। इसका लक्ष्य विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करना है तथा यह गहन ऊर्जा क्षेत्रों में नामित उपभोक्ताओं के प्रति इकाई उत्पादन में उपयोग की गई ऊर्जा होती है, जो अतिरिक्त ऊर्जा बचत को व्यापार योग्य में रूपांतरित किया जाता है तथा जिसका इंडिया एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड में कारोबार बराबर किया जाता है। फर्स्ट ES सर्ट का मतलब होता है 1 मेट्रिक टन तेल के बराबर होता है, जो विद्युत मंत्रालय के तहत BE द्वारा कार्यान्वित होता है। तो यह भारत द्वारा संचालित कुछ कार्बन बाजार हैं, जिसमें कार्बन बाजार तो नहीं है, लेकिन इसको एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं। अब आता है भारत में कार्बन बाजार के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। जैसे पहली आती है मापन संबंधी समस्या। यह समस्या आती है वह PAT और REC योजनाओं के प्रमाण पत्रों को प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में जारी नहीं किया जाता है। फिर आता है बहुक्षेत्रक आधारित बाजार। यह घरेलू बाजार के पैमाने को विखंडित करता है और तथा PAT और REC की योजनाओं के बीच क्रॉस लिंकेज को रोकता है। डिस्कॉम की कमजोर स्थिति के बारे में REC की बाजार के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वित्तीय रूप से तनावग्रस्त डिस्कॉम के पास लागत को कम करने के लिए सीमित प्रोत्साहन मिलता है। फिर आता है खराब बाजार पारदर्शिता के बारे में। यह है ग्रीन हाउस गैस कटौती संबंधी दोषपूर्ण गणना की संभावना बनी रहती है, जिसमें पारदर्शिता में कमी के कारण इस बात का आकलन करना और मुश्किल हो जाता है कि जलवायु शमन संबंधी प्रयासों को कितना धन का उपयोग किया जा रहा है और कितना नहीं। अब आता है ग्रीन वॉशिंग के बारे में। चिंता होती है कि यह कंपनियों को उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी और निवेश करने की बजाय वह अपने कार्बन फुटप्रिंट को ऑफसेट करने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं। अब आता है इस मसौदे के अंतर्गत कुछ इंपोर्टेंस है, जैसे एकल बाजार तंत्र की स्थापना होना, पेरिस जलवायु समझौते का अनुपालन, सतत विकास में योगदान, अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे कार्बन मुक्त का होना और जिससे पारदर्शिता बढ़ी और संरचना में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। पेरिस जलवायु समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार के बारे में। इंटरनेशनल ट्रेडेड मिटिगेशन आउटकम के बारे में। इसके तहत कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में प्रति टन या नवीनीकरण विद्युत के मामले में किलोवाट घंटा में मापी गई उत्सर्जन संबंधी कटौती को शामिल किया जाता है। सतत विकास लक्ष्य के बारे में किया है क्योटो प्रोटोकॉल के लचीले तंत्र की कुछ विशेषताओं, जैसे स्वच्छ विकास तंत्र और संयुक्त राष्ट्र कार्यान्वयन से निर्मित और साझा होते हैं। ITMOs का प्रयोग 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के बाद किया जाता है। दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कार्बन क्रेडिट व्यापार को संदर्भित करती है। पेरिस समझौते के तहत सभी प्रकार के स्वैच्छिक आधार पर CDM परियोजनाओं को लागू कर सकते हैं और इसके तहत अपनी अपनी उत्सर्जन संबंधी योजनाओं प्रणाली को आपस में जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई देश अपने राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किसी अन्य देश को ऑफसेट या कार्बन क्रेडिट खरीद सकता है। इसको निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि यह कार्बन क्रेडिट का मसौदा भारतीय कार्बन बाजार की अवसंरचना स्वरूप प्रदान करने के लिए एक सकारात्मक कदम है और यह भारत के लिए 2030 में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान संबंधी लक्ष्य और 2070 के निवल शून्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। अब आता है वैश्विक ग्रीन हाउस गैस निगरानी और संरचना के बारे में।
हाल ही में वैश्विक ग्रीन हाउस या विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा वैश्विक ग्रीन हाउस निगरानी संरचना को लॉन्च किया गया। इस अवसंरचना के बारे में इसका उद्देश्य पृथ्वी की तापमान को बढ़ाने, प्रदूषण को कम करने के लिए बेहतर तरीके को उपलब्ध कराना और तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित नीति निर्माताओं की मदद करना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंतरिक्ष में स्थित और पृथ्वी पर स्थित दोनों प्रकार की अवलोकन प्रणालियों को एकीकृत करेगा और इस बारे में अनिश्चितता को दूर करेगा जिससे उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस अंततः जाती कहाँ है, इसके संदर्भ में। फिर यह वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के मानकीकृत रियल टाइम ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है और यह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के व्याप्त मौजूदा अंतराल को भरने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो एक समन्वय आधारित एक वैश्विक प्रयास है, जो वैश्विक प्रयास में मौसम की भविष्यवाणी करने और निगरानी करने के लिए पहले भी सफल साबित हुआ है। अब इसके उद्देश्यों के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि विश्व मौसम संगठन के बारे में। यह एक संगठन है जो 1950 में इसकी स्थापना WMO कन्वेंशन को अपनाने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में की गई थी। इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई है, जिसकी स्थापना 1873 के बेना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के दौरान हुई थी और इसे एक सर्वोच्च संस्था विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस है, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसमें टोटल 187 सदस्य और 6 सदस्य क्षेत्र है, जिसमें भारत भी इसका सदस्य देश है। GGMI के महत्व के बारे में इसे ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी से संबंधित गतिविधियों को शामिल सभी डेटा प्रदाताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है तथा यह समान गतिविधियों की योजना बनाने हेतु कार्बन बाजार से संबंधित समझ को और बेहतर बनाता है। यह ग्लोबल स्टॉक टेक, IPC आकलन रिपोर्ट, एनहॉट ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, नेशनल इन्वेंट्री आदि सहित UNFCCC प्रक्रियाओं को समर्थन प्रदान करता है। इसके संदर्भ में कुछ इंपोर्टेंस है। अब इसका उद्देश्य आता है कि यह मौसम की भविष्यवाणी तथा जलवायु विश्लेषण, ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी के मामले में वैश्विक सहयोग संबंधी WMO के अनुभवों को लाभ उठाना है तथा यह वस्तुतः ग्रीन हाउस गैसों में WMO का लंबे समय से जारी गतिविधियों के आधार के रूप में इस्तेमाल करेगा और उसका विस्तार करेगा। यह है WMO ग्रीन हाउस गैस निगरानी संबंधी ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच या इंटीग्रेटेड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा होता है, जो वायुमंडलीय संरचना और इसके बदलाव के संदर्भ में एक एकल समन्विकृत वैश्विक समझ के निर्माण को ध्यान केंद्रित करता है। यह वायुमंडल, महासागर तथा जीवमंडल के बीच परस्पर संबंधों को साझा करने के लिए बेहतर बनाने में मदद करता है तथा यह ग्रीन हाउस गैसों में की प्रवृत्ति और उनके वितरण को भी निर्धारित करता है। अब आता है राइट टू रिपेयर के बारे में। राइट टू रिपेयर यह प्रस्तावित राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क भारत को 4 क्षेत्रों में लागू किया गया है। राइट टू रिपेयर के यह कौन कौन से 4 क्षेत्र है? एक आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऑटोमोबाइल और कृषि उपकरण, इसके 4 क्षेत्र आते हैं। यह इससे संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं कि इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत विनिर्माताओं को अपने उत्पादों के विवरण को ग्राहकों को साझा करना होता है ताकि उत्पाद ग्राहक को मरम्मत स्वयं कर सके और तृतीय पक्ष से करवा सकें। इसका उद्देश्य न केवल मूल निर्माताओं द्वारा मरम्मत सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना होता है, बल्कि विश्वसनीय तृतीय पक्ष के टेक्नीशियन द्वारा लागत को कम करना, उपकरणों, घटकों तथा घरेलू उपकरणों को सेल्फ लाइफ को बढ़ावा देना होता है। यह मूल उपकरण विनिर्माताओं और तृतीय पक्ष के क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच व्यापार को व्यवस्थित बनाने का एक प्रयास करता है। अब पढ़ते हैं राइट टू रिपेयर के बारे में। यह होता क्या है? यह उपभोक्ताओं की उनकी पसंद के अनुसार अपने उपकरण की मरम्मत करवाने का एक सक्षम बनाता है और यह विनिर्माता को अपने उपकरण के अन्य संस्थाओं द्वारा मरम्मत को बढ़ावा नहीं देता है। यह विनिर्माताओं में निम्नलिखित माध्यम से अन्य उपकरणों की मरम्मत और उनके संशोधन को बढ़ावा नहीं देता, जिसके अंतर्गत आता है कि यह उपकरणों से संबंधित टूल्स या घटकों तक पहुंच को सीमित करके और उनके उपकरणों से संबंधित सॉफ्टवेयर संबंधी बाधाओं के द्वारा होता है। इससे ग्राहकों के केवल विनिर्माताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली मरम्मत संबंधी सेवाओं को उपयोग करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसमें केंद्र सरकार को राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क तैयार करने के उद्देश्य से निधि खरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। राइट टू रिपेयर के संदर्भ में कुछ चुनौतियां आती हैं, जैसे राजकोष के लिए हानि के संदर्भ में। इसमें अधिकांश मरम्मत करने वाली छोटी दुकानें असंगठित होती हैं और मरम्मत करने वाली छोटी दुकानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के लिए अंतर्पाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जैसे जागरूकता का अभाव का होना,
की और तृतीय पक्ष के स्पेयर पार्ट्स की गुणवत्ता का होना कि वर्तमान में तृतीय पक्ष के स्पेयर पार्ट्स की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र मौजूद नहीं हो और इसके कारण उपभोक्ताओं में भय रहता है कि स्पेयर पार्ट्स जल्द ही खराब हो जाएंगे और इससे उपभोक्ता विनिर्माताओं द्वारा मरम्मत संबंधी सेवाओं का विकल्प चुन रहे होते हैं। नवाचार पर प्रभाव पड़ता है, नुकसान की संभावना इसमें होती है। अब आता है राइट टू रिपेयर, मरम्मत के अधिकार की आवश्यकता क्यों रही। यह अधिकार उपभोक्ताओं को यह विकल्प प्रदान करता है कि वे अपने उत्पाद की मरम्मत कहाँ और किस तरीके से कराएं। इससे उपभोक्ताओं के समय और धन की बचत होगी। यह हर साल बढ़ती ई अपशिष्ट मात्रा को कम करने में मदद करता है। यह मरम्मत करने वाली छोटी दुकानों को बढ़ावा देता है जिससे रोजगार में वृद्धि होती है और इसके तहत पुनः उपयोग, अपग्रेड, पुनर्चक्रण का सिद्धांत लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन के अनुरूप होता है और इसके तहत संधारणीय उपयोग पद्धति को बढ़ावा मिलता है। अब आता है इसको निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि विनिर्माताओं या तृतीय पक्ष जैसे सेवा प्रदाता के बीच गुणवत्ता संबंधी अंतराल को पाटने के लिए प्रयास करना चाहिए और इसमें विनिर्माण कंपनियां अपने उत्पादों की मरम्मत के लिए आवश्यक निर्धारित मानकों को साझा कर सकती हैं। उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के प्रयास किए जाना चाहिए ताकि यह कंपनी के उत्पादों और उपयोग करने के लिए उन्हें अतिरिक्त भुगतान करने की आवश्यकता नहीं हो। खरीदी गई उत्पादों के लिए स्पेयर्स पार्ट्स और सेवाओं की मांग करना उपभोक्ता का अधिकार होता है। कंपनी के अधिकृत सेवा केंद्रों में उत्पादों की मरम्मत की मांग को पूरा करने के लक्ष्य हेतु मानव संसाधन द्वारा जुटाए गए कुशल लक्ष्यों की जाने की भी आवश्यकता होती है इसके संदर्भ में। अब आता है इलेक्ट्रिक वाहन नीति के बारे में। हाल ही में संसद की प्राक्कलन समिति ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति का मूल्यांकन पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में एक व्यापक नीति तैयार करने के संबंधी कुछ सुझाव दिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन होते क्या हैं। इलेक्ट्रिक वाहन इस तरह के वाहन होते हैं जो वाहनों को चलाने के लिए आंतरिक दहन इंजन की बजाय एक या एक से अधिक इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग किया जाता है। इसमें भारत में इलेक्ट्रिक मोटर्स की स्थिति के बारे में देखते हैं तो यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। वाहन पोर्टल के अनुसार EWS की बिक्री इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री वित्त वर्ष 2021-22 में 7.3 लाख यूनिट से वित्त वर्ष 2020-21 में 3.3 गुना की तुलना रहा है। अब आता है इलेक्ट्रिक वाहन के व्हीकल के जो प्रकार क्या है, जिसमें पहला प्रकार आता है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल उस तरीके के व्हीकल होते हैं जो पूर्णतः बैटरी संचालित इलेक्ट्रॉनिक डाइवर्टेज से चलते हैं। फिर दूसरा आता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। यह वे व्हीकल होते हैं जो पैरेलल या सीरीज हाइब्रिड के रूप में जाना जाता है। यह हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं। फिर आता है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल या सीरीज हाइब्रिड के रूप में जाना जाता है जो इंजन और मोटर दोनों लगे होते हैं और बैटरी को बाह्य स्रोतों से भी चार्ज किया जाता है। और चौथी आती है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो जीरो एनिमेशन व्हीकल भी कहा जाता है। इससे वाहनों को चलाने के लिए आवश्यक विद्युत पैदा करने हेतु फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें 4 तरीके के व्हीकल होते हैं। भारत में राष्ट्रीय व्हीकल वाहन की नीति की आवश्यकता क्यों रही, इसके संदर्भ में कुछ देखते हैं कि तेल के जैसे अधिक आयात सबसे बड़ा इसका फैक्टर रहा है कि भारत मुख्य रूप से आयातित तेल पर निर्भर है और पेट्रोलियम योजनाओं विश्लेषण प्रकोष्ठ के आंकड़ों के अनुसार बताता है कि इसमें 2021-22 में भारत में तेल का आयात 119.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए, जिससे जो इलेक्ट्रिक वाहन नीति है इसमें काफ़ी सीमा तक मदद मिल सकती है। शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं जैसे पंचामृत के तहत भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी और पंचामृत के तहत 2070 तक निबल शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने और 2030 तक कार्बन उत्सर्जन के लिए 1 बिलियन कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन की उच्च मांग के संदर्भ में यह 5वां सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन की वृद्धि के रुझान देख रहे हैं। संरक्षित अवसंरचना उपलब्धता में सुधार के संदर्भ में है। संपूर्ण भारत के लिए एक इलेक्ट्रिक वाहन नीति की आवश्यकता है जो परिवहन की आवश्यकता है जिससे संपूर्ण भारत में एक समान वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के तहत अनुभव और फीडबैक के आधार पर इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय फ्रेमवर्क नीति तैयार करने की आवश्यकता है। और परिवहन प्रेजेंट में कहाँ का विषय है, या राज्य सरकार का विषय है जो राज्यों के लिए अपने हित के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति तैयार करने का ये क्षेत्र रखता है। अब आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल के समक्ष क्या चुनौतियां हैं इसके संदर्भ में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में और इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में। इलेक्ट्रिक वाहन इन दोनों के संदर्भ में आता है कि यह चार्जिंग संबंधी अपर्याप्त अवसंरचना का होना,
जैसे उपभोक्ताओं के लिए बाधाएं आती हैं कि इसमें रेंज और सुरक्षा के बारे में चिंता होती है, चार्जिंग संबंधी अवसंरचना होती है, दक्ष बैटरी तकनीक का अभाव होना कि उपयोग की जाने वाली तकनीक में अभी भी विकास के चरण में है, और इसके अलावा ईवी की कुल लागत में बैटरी के कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। सीमित विनिर्माण क्षमताओं का होना कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्रक में आयातक पर अत्यधिक निर्भर है, और इससे रिचार्जेबल बैटरी और उपकरण आदि आते हैं। स्क्रैपिंग पॉलिसी की आवश्यकता है। ईवीज या इलेक्ट्रिक व्हीकल की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए कुशल कार्यबल की कमी का होना, और डेटा सुरक्षा की, इससे डेटा भी हो सकता है और तथा इसे स्क्रैपिंग के दौरान सुरक्षित किया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या सुझाव दिए गए हैं, जैसे अग्रिम लागत को कम करना चाहिए, फेम सेकंड का विस्तार किया जाना चाहिए। यह योजना 31 मार्च 2024 तक का है, और इसे और समय सीमा 2 वर्ष के लिए बढ़ा देनी चाहिए, जिससे सरकार को अपने अनुभवों के आधार पर एक व्यापक फेम थर्ड योजना लॉन्च की जानी चाहिए। बोली लगाने की प्रक्रिया में सुधार करने चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाद से अन्य तकनीक को बढ़ावा देना, लिथियम के खनन में तेजी लाना है, और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास का पैदा करना, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की से बैटरियों का पुनः उपयोग और निपटान के लिए रणनीति सुनिश्चित करना है। शिक्षुता में प्रशिक्षुता पर ध्यान देना कि सरकार को ITI या अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों और कौशल विकास केंद्रों में इलेक्ट्रिक व्हीकल संबंधी विशेषज्ञता के लिए एक नए पाठ्यक्रम को विस्तार करने की आवश्यकता है, जिससे स्थानीय इलेक्ट्रिक व्हीकल और संबद्ध विनिर्माण क्षेत्रक में शिक्षुता और प्रशिक्षुता के लिए वित्त उपलब्धता करने की आवश्यकता होती है। सोलर चार्जिंग स्टेशन के बारे में यह है, इसका उद्देश्य सरकार के ग्रीन मोबिलिटी उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्बन या कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता को कम करने और सोलर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करने के लिए समयबद्ध तरीके से एक रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में कुछ सुझाव दिए गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय और कुछ घरेलू स्तर पर कुछ पहले स्टार्ट की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे ई मोबिलिटी रोड मैप को स्टार्ट किया गया और इसका स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया और विशिष्ट और आसानी रूप से सुलभ के लिए इसके लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया। घरेलू के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में राज्य ने अपनी स्वयं की मैन्युफैक्चरिंग मोबिलिटी पॉलिसी 2022 को जारी किया है, और यह इलेक्ट्रिक वाहन नीति बहुत व्यापक है तथा इसमें बजट आवंटन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि सहित पैरामीटर की विस्तृत श्रृंखला भी शामिल होती है, और यह सभी इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे वाहन, बाइक, स्कूटर, तिपहिया और कार के लिए सब्सिडी का प्रावधान करता है। अब आता है भारत में वन अधिकार के बारे में। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत नवंबर 2012 में भूमि पर किए गए सभी दावों में लगभग 38% को अस्वीकार कर दिया गया, और इस अधिनियम को वन अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं कि इसे नवंबर 2022 में 24.42%, सामुदायिक वन अधिकार दावे को 39.29%, व्यक्तिगत वन अधिकार दावे को अस्वीकार किया गया। अब पढ़ते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में। इस अधिनियम का उद्देश्य वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों संबंधी उनके अधिकारों को मान्यता देना है। ये समुदाय आजीविका, निवास और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकताओं सहित अलग अलग आवश्यकताओं के लिए वन संसाधनों पर निर्भर होते हैं। वन अधिकारों के लिए पात्रता यह 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों जो 75 वर्ष तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि पर निवास करने वाले लोग या समुदाय वन भूमि के अधिकारों का दावा करते हैं, और इसके तहत व्यक्ति को उनकी आजीविका के लिए उनकी वन, उसकी भूमि और संसाधनों में वास्तविक रूप से निर्भर होना चाहिए। अधिनियम के तहत कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे व्यक्तिगत वन अधिकार के अंतर्गत इसमें स्वयं द्वारा खेती करना, निवास का अधिकार शामिल होता है, और इसके तहत केवल उस भूमि के लिए ही भूमि का स्वामित्व प्रदान किया जाता है जिस पर लाभार्थी द्वारा खेती की जा रही है, ना कि किसी अन्य नई भूमि पर। सामुदायिक वन अधिकार के संदर्भ में यह समुदाय को सामूहिक अधिकार प्रदान करता है, जो चराई, मछली पकड़ने का अधिकार, परंपरागत रूप से गांव की सीमाओं में भीतर या बाहर से एकत्रित किए गए लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, और उस तक पहुंच और उनका उपयोग या निपटान करने का अधिकार होता है। इसमें इनके वन संसाधनों के आदि का संरक्षण, पुनरुद्धार, उनकी रक्षा या प्रबंधन करने का अधिकार भी इसके अंतर्गत शामिल होता है।
वन अधिकारों की मान्यता और उनको पुनः बहाल करने व निहित करने की प्रक्रिया के संदर्भ में यह ग्राम सभा या अनुमंडल, जिला स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय समिति के संबंधी इत्यादि को गठित की जाती है, जिसमें ग्राम सभा के पास में व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों दोनों की प्रकृति और सीमा को निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार होता है। वन अधिकार समितियों के गठन के संदर्भ में यह ग्राम सभा द्वारा अपने कार्यों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। वन अधिकार राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों के संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावरण सहित संरक्षित वनों, आरक्षित वनों, अभ्यारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों पर भी लागू होता है। वन अधिकार प्रदान करने संबंधी चुनौतियों के बारे में, जैसे क्षेत्राधिकार का दोहराव का होना। यह एक तरफ जनजातीय मंत्रालय 2006 की कार्यान्वयन एजेंसी है, तो वहीं वन विभाग अधिनियम के तहत निर्धारित किए गए अधिकारों को प्रदान करने वाली संस्था है, क्योंकि जिन भूमियों पर दावे किए जाते हैं वो वन विभाग के क्षेत्राधिकार के अधीन आते हैं। नौकरशाही का नियंत्रण के संदर्भ में है तथा दोनों दावों को अस्वीकार करने के लिए निरर्थक आधार, जैसे गुजरात में साक्ष्य के तौर पर उपग्रह आधारित इमेजिंग पर बल दिया गया, जबकि अन्य स्वीकार योग्य साक्ष्यों को अनदेखा किया गया। जागरूकता के संदर्भ में विशेषकर सुदूर स्थित अनुसूचित क्षेत्रों सहित जनजातीय लोगों की जागरूकता के सीमित स्तर पर वे अधिकारों की पर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। कार्यान्वयन में असमानता के स्तर पर यह अधिक वनाच्छादन वाले राज्यों में दावों को स्वीकार करने का दर अधिक है तथा संरक्षण प्रक्रिया में कम भागीदारी के संदर्भ में तथा वन भूमि के अन्य उद्देश्यों हेतु उनके उपयोग के संदर्भ में किया है। इसके तहत की गई भूमि का उपयोग गैर वन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। अब आता है वन अधिकारों के महत्व के बारे में। इनका संरक्षण। वन अधिकार मुख्य रूप से वन भूमि के प्रति जिम्मेदारी और दायित्व की भावना को पैदा करते हैं। वर्षों से होते आ रहे अन्याय को दूर करना, जो औपचारिक शासकों द्वारा वनों पर निर्भर समुदायों के परंपरागत अधिकारों को नजरअंदाज किया गया था। प्राकृतिक या मूलभूत अधिकार वन भूमि निर्भर समुदाय समुदायों के गौण वन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तथा सांस्कृतिक जुड़ाव के संदर्भ में आदिवासी सांस्कृतिक रूप से वनों से जुड़े हैं, क्योंकि वे अपना अधिकांश जीवन वनों में व्यतीत करते हैं। इसके संदर्भ में कुछ महत्व है। अब आता है इसके संदर्भ में आगे की राय क्या होती है कि यह नागरिक समाज की भूमिका को सुनिश्चित करता है कि गुजरात के डांग जिले में गैर सरकारी संगठनों में लाभार्थियों को उनके अधिकारों दिलाने के लिए कुछ बदलाव करने का प्रयास किया गया है। लंबित मामलों को निपटारे के संदर्भ में, सत्यापन के आधार के संदर्भ में कि वन साइज फिट अप्रोच से बचने के आधार पर, जैसे उदाहरण के लिए उपग्रह आधारित इमेज आदि का उपयोग करना। ग्राम सभा के संदर्भ में यह ग्राम सभाओं को मजबूत किया जाना चाहिए और उनके दावा करने की प्रक्रिया और उनकी भूमिका को और व्यापक बनाया जा सकता है। वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे वन अधिकार संबंधी दावों की रिकॉर्डिंग करना, सरकारी योजनाओं को एकीकृत करना, गौण वनोपज को विनिमय से मुक्त करना, प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण और MOEF, NCC या MOTA के बीच समन्वय करना और 2021 में दोनों मंत्रालयों के बीच संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करना भी इसके अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे हैं। अब आता है भारत में भूस्खलन एटलस के बारे में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारत में भूस्खलन एटलस जारी की है। यह मानचित्र देश के भूस्खलन हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। भूस्खलन के बारे में। भूस्खलन एक गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों, मलबों तथा भूसतह के एक बड़े भाग पर ढलान की ओर खिसकाता है। इसे मोटे तौर पर भूस्खलन के निम्नलिखित आधारों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अंतर्गत शामिल है जैसे मलबे के प्रकार, जिसमें चट्टान, मलबे, मिट्टी, पंख के आधार पर होते हैं। इसमें शामिल गति के प्रकार, जैसे फॉल स्लाइड, रोटेशन स्लाइड या ट्रांसलेशन स्लाइड के आधार पर हो, और मलबे के प्रवाह के प्रकार के आधार पर हो। फिर आता है इसके मुख्य प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। पहाड़ी इलाके में बड़ी समस्याएं पैदा करती है। इससे प्रतिवर्ष सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती है। इससे संपत्ति को नुकसान पहुंचता है और परिवहन में बाधा होती है, और इससे संचार और संपर्क व्यवस्था भी बाधित होती है। भूस्खलन के कारण के संदर्भ में इसमें प्राकृतिक कारण हो प्राकृतिक कारण के अंतर्गत आता है कि भारी बारिश, भूकंप, बर्फ के पिघलने से बाढ़ के कारण ढलानों में अधिकर्तन की होगा। मानवजनित गतिविधियाँ जैसे खनन, सुरंग या सड़क बनाने, पहाड़ियों को काटने, वृक्षों की कटाई करने तथा अनावश्यक रूप से अत्यधिक अवसंरचना का निर्माण करना और मवेशियों की अति चराई इसके प्रमुख कारण हैं। भारत में भूस्खलन मानचित्र के बारे में। यह एटलस भारत के भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में मौजूद भूस्खलन वाले स्थानों के विवरण सहित वहां भूस्खलन से होने वाली नुकसान या क्षति का आकलन प्रदान करती है। इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन क्षेत्र में हैदराबाद में 1998 से 2022 के दौरान हुई घटनाओं के आधार पर भारत के भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों को
एक डेटाबेस तैयार करती है। डेटाबेस में हिमालय और पश्चिमी घाट के 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में शामिल किया गया है। एटलस के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं तो इसके अंतर्गत आता है कि यह भारत शीर्ष भूस्खलन प्रवण देशों में से एक है तथा वर्षा की परिवर्तनशीलता भी अत्यधिक प्रभावित करती है। जैसे भारत का हिमालयी और पश्चिमी घाट क्षेत्र। भारत में भूस्खलन प्रवणता वाले भौगोलिक क्षेत्र जैसे हिमाच्छादित क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो देश में भौगोलिक क्षेत्रों का लगभग 12.6% ही भूस्खलन प्रवण है। भारत में भूस्खलन के सर्वाधिक प्रभावित जिलों के अंतर्गत जैसे अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या सर्वाधिक है, फिर केरल और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर आता है जिसमें 13 संख्या है। भूस्खलन के समन को प्रभावित रोकथाम और इसके संबंधी उपाय के बारे में, इसमें एक महत्वपूर्ण अवसंरचना का विकास होना चाहिए। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में मानव बस्ती होना चाहिए। भूस्खलन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव होना चाहिए। आपदा को सहने संबंधी अवसंरचना का खराब क्षमता होनी चाहिए। मानव जनित घातक भूस्खलन होना चाहिए तथा भूस्खलन के समन को रोकथाम के लिए सुझाव दिए गए, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय भूस्खलन प्रबंधन रणनीति पर जोर दिया हो, जिसके अंतर्गत कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें भूस्खलन जोखिम क्षेत्र मानचित्र मैक्रो स्केल और मेसो स्केल पर तैयार किए जाते हैं और इसमें मानव रहित हवाई यान, ट्रेसिएशन, लेजर स्कैनर और अति हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा उन्नत अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। जागरूकता कार्यक्रम होना कि इसमें किसी भी प्रकार की सहायता से पहले समुदाय आपदा का सामना कर चुका हुआ करता हो। हितधारकों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के संदर्भ में होता है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विनिमय और नीतियाँ तैयार करना कि इसके लिए निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं कि भू उपयोग संबंधी नीतियों और तकनीकों में कानून व्यवस्था का निर्माण करना। अलग अलग क्षेत्रों के लिए कुछ अलग अलग मॉडल विकसित किए गए हैं, जैसे मलबे के प्रवाह वाले भूस्खलन का डायनामिक मॉडल, टाइम सीरीज मेजरमेंट जो माइक्रोवेव सैटेलाइट डेटा और इनसार इंटरफेरोमीटर सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीक का उपयोग करके किया जाता है। रेनफॉल थ्रेशहोल्ड का आधारित भूस्खलन अग्रिम चेतावनी इसके अंतर्गत होता है। पारिस्थितिकी संवेदन क्षेत्र में विकासशील परियोजनाएं हैं, जैसे इसके लिए तृतीय पक्ष द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के साथ साथ सामाजिक या प्रभाव आकलन की आवश्यकता होती है। सतह और उप सतह में जल निकासी में सुधार के संदर्भ में किए गए हैं तथा पिरामिड का रेटलिंग बाल का निर्माण किया गया है जो धातु के बीम या ठोस खंभे या स्तंभ पर आधारित होते हैं और लकड़ी के खंभे और टेलीफोन के खंभे में पिरामिडानुकार रूप से उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि वे कम भूमि होते हैं और उस समय खंडित भी हो सकते हैं। अब देखते हैं कि जो भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है किस क्षेत्र में सर्वाधिक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह सर्वाधिक है कि 42.85% है। उत्तर पश्चिम हिमालय में 33.33 है और पश्चिमी घाट और कोंकण क्षेत्र में 21.38 है और आंध्र प्रदेश के अराकू क्षेत्र के पूर्वी घाट में 2.38 है, जिसमें सर्वाधिक पूर्वोत्तर हिमालय में हो और सबसे कम आंध्र प्रदेश के अराकू क्षेत्र के पूर्वी घाट में सबसे कम भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है। अब आता है हिमनद प्रबंधन के बारे में। हाल ही में जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति ने हिमनद प्रबंधन और निगरानी पर अपनी रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले तो हिमनद के बारे में पढ़ते हैं। हिमनद भूमि पर किसी क्षेत्र में हिम के पिघलने की मात्रा की तुलना में अधिक हिमपात के कारण कई वर्षों तक परत दर परत इकट्ठा हुई हिम की परिसंरचना को हिमनद कहा जाता है। इसका आकार 0.1 वर्ग किलोमीटर होता है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलाने की गति में होता है और पृथ्वी की सतह पर ठोस अवस्था में मौजूद जल के क्षेत्रों के लिए सामूहिक रूप से हिममंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो ठोस अवस्था में मौजूद जल के क्षेत्र में समुद्री हिम, लेक आइस, रिवर आइस, हिमावरण, हिमनद, हिमटोपी, हिम चादर और जमी हुई सतह इसमें शामिल होती है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 9,775 हिमनद हैं और यह हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में वाटर टावर ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, तो यह इसकी प्रमुख विशेषता है। अब आता है हिमनद से संबंधित कुछ मुद्दे उजागर किए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला मुद्दा आता है कि हिमालय के अधिकतर हिमनद का पिघलना। इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में अधिकतर हिमनद पिघलते जा रहे हैं, जिससे हिमालयी नदी प्रणालियों में जल का प्रवाह गंभीर रूप से प्रभावित होगा। इससे आपदाओं में भी बढ़ोतरी होगी। हिमालय का काराकोरम क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तेजी से गर्म हो रहा है तथा हिमालय क्षेत्र में छोटे आकार से हिमनद जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है।
40 वर्षों की अवधि में जो 1960 से 2000 तक के एक आकलन में पाते हैं कि 0.3% की दर से हिमालय ने 13% हिमनद क्षेत्र पिघल चुके हैं। हिमालय की पारिस्थितिकी के प्रभाव के संदर्भ में इसमें हिमनद की पिघलने की प्रभाव पड़ने की प्रमुख संभावना है, जिसमें हिमालय की वृक्ष रेखा के ऊपर की ओर स्थानांतरित होते हैं। हिमालयी नदी के टूटने से आने वाली बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि होती है और पादपों में फोनोलॉजिकल जो व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। हिमालय के हिमनदों पे ब्लैक कार्बन का अभाव कि ब्लैक कार्बन प्रकाश का अधिक अवशोषण करते हैं और अवरक्त विकिरणों को उत्सर्जन करते हैं, जिससे कार्बन में वृद्धि होती है। इससे उच्च हिमालयी क्षेत्र में ब्लैक कार्बन की वृद्धि हिमनदों के पिघलने से तेजी लाती है और इसके अलावा एक ब्लैक कार्बन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एलिवेटेड हीट पंप इफेक्ट की घटना में भी वृद्धि देखी जा रही है। हिमालयी क्षेत्र का कम ठंडा होने के संदर्भ में इसमें गर्मी के दिनों की संख्या बढ़ रही है तथा ठंड के दिनों की संख्या कम हो रही है, जिसमें 30 वर्षों की अवधि में देखते हैं 2 से 6% की कमी आई है। डेटा साझा करने के अभाव के संदर्भ में इसमें मॉडलिंग और रन ऑफ रिवोल्यूशन के लिए हिमनद से संबंधित डेटा संरक्षण साझा करने हेतु पड़ोसी देशों के साथ कई समझौते या संधि नहीं की गई है। अलग अलग विभागों द्वारा समन्वय रहित अनुसंधान और अध्ययन किए जा रहे हैं। नीति संबंधी समस्याएं होती हैं जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हिमालयी राज्यों में कोई विशिष्ट आपदा प्रबंधन योजना तैयार नहीं की गई है, जिसमें आकस्मिक बाढ़, बादल फटने और हिमस्खलन जैसे आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए मैनुअल तौर पर मानक संचालन प्रक्रिया को विकसित नहीं किया गया। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ कदम उठाए गए। पहले नंबर तो इसकी हिमालयी हिमनदी की निगरानी और प्रबंधन के लिए कुछ एजेंसियों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत पहली एजेंसी आती है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। यह सर्वेक्षण चयनित हिमनदों के लिए हिमनद और जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययन करता है। फिर आता है अंतरिक्ष विभाग। अंतरिक्ष विभाग के द्वारा सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करके हिमनदों की निगरानी की जाती है। केंद्रीय जल आयोग। यह केंद्रीय जल आयोग हिमनदीय झीलों की टूटने और उससे आने वाली बाढ़ के प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अन्य विभाग के अंतर्गत इसमें विद्युत और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भी इसके अंतर्गत कुछ विभाग शामिल हैं। अब आता है इसके संदर्भ में कि इसके हिमालयी क्षेत्र में सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसमें देखते हैं कि हिमालय की हिमनदों पर ब्लैक कार्बन प्रभाव को सीमित करने के संदर्भ में क्या कदम उठाए गए। इसके 1 अप्रैल 2020 से ईंधन और वाहनों के लिए BS4 की जगह BS6 के मानकों का लागू किया जाना। स्वैच्छिक या वैकल्पिक ईंधन से CNG, LPG और पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण का उपयोग किया जाना। इलेक्ट्रिक वाहन का तेजी से अंगीकरण, विनिर्माण और फ्रेम 2 योजना को स्टार्ट करना। हिमालयी क्षेत्र में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है, जो 2017 के स्तर से 2024 में PM10 और PM2.5 के स्तर में 20 से 30% की कमी करना। अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्यों के लिए वित्तीय सहायता देना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना घरेलू खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन के रूप में बढ़ावा दे रही है, यह वायु प्रदूषण की समस्या से निपटाने के लिए। फिर आता है हिमालयी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए, जैसे GLOFS के प्रबंधन और NDMA के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय को इसके तहत नोडल मंत्रालय के रूप में प्रस्तावित किया जाता है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में समझ को बेहतर करने के संदर्भ में राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन को आरंभ किया गया है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन को विकसित किया गया है। अब आते हैं रम समिति के द्वारा कुछ सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि हिमनद प्रबंधन के लिए एक शीर्ष निकाय की स्थापना करना, डेटा को साझा करने संबंधी समझौते की आवश्यकता होना, एक बहुसंपदा अलर्ट और चेतावनी प्रणाली का निर्माण करना तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की कार्यप्रणाली को मजबूत करना, हिमालयी राज्यों और उनकी एजेंसियों को बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करना और जन जागरूकता कार्यक्रम को स्टार्ट करना और अन्य सिफारिशों के अंतर्गत निगरानी स्टेशन में नेटवर्क को मजबूत करना है, और जिससे भूमि उपयोग संबंधी विनियमों को बेहतर बनाना चाहिए और छोटे आकार के हिमनदों को निगरानी के दायरे में किया जाना चाहिए। अब आता है इससे संबंधित कुछ सुर्खियां रही हैं, जैसे पहली आती है वर्ष 2022 में CO2 के उत्सर्जन संबंधी रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा 2022 में जारी किया गया था। यह रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन स्टॉकटेक पेरिस समझौते की प्रगति पर नजर नामक एक नई श्रृंखला की एक पहली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को ऊर्जा से संबंधित ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करती है।
इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर देखते हैं कि यह 2022 में वैश्विक ऊर्जा से संबंधित CO2 के उत्सर्जन में 0.9% की वृद्धि हुई है तथा यह उत्सर्जन 36.8 गीगाहर्ट्ज से टन से अधिक के एक नए स्तर को पहुंच गया है। CO2 के उत्सर्जन में वृद्धि के बावजूद यह 3.2% वैश्विक आर्थिक दर से काफ़ी कम रहा है। अब आता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन स्टार्टिक के बारे में, जो इसमें इसका उपयोग किया गया है। यह क्या होता है? यह पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्ति की दिशा में प्रौद्योगिकी और निवेश के लिए एक जन केंद्रित प्रगति का एक ट्रैक है। यह एक प्रथम ग्लोबल स्टॉक टेक का भी समर्थन करता है जो 2023 में COP28 में समाप्त होगा, जो 2023 के COP28 में समाप्त होगा। प्रथम ग्लोबल टेक 2026 में शुरू हुआ था, जो पेरिस समझौते और दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों को दिशा में विश्व की सामूहिक प्रगति का आकलन करता है तथा यह जलवायु परिवर्तन के कानूनी रूप से एक बाध्यकारी संधि है, जो 2015 के पेरिस समझौते के तहत COP21 में 196 पक्षकारों देशों के द्वारा अपनाया गया था। अब आता है जैव ईंधन के बारे में। जैव ईंधन क्या होता है? जैव ईंधन के संदर्भ में क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? जैव ईंधन एक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं जो जीवाश्म ईंधन के विपरीत एक ऐसा हाइड्रोकार्बन ईंधन होता है जो कार्बनिक पदार्थों को कम समय में ही उत्पन्न किया जाता है। विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा जैव ईंधन के निर्यात नीति संशोधन किया गया है। इस नीति के अंतर्गत इसे 2018 में अधिसूचना से संशोधन किया गया था। इसके तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात उन्मुख इकाइयों से जैव ईंधन में अन्य निर्यातों को अनुमति दी गई है और इस अनुमति ईंधन और गैर ईंधन दोनों के उद्देश्यों के बिना किसी को प्रतिबंध दिया गया है। इसमें जैव ईंधन के निर्यात को अनुमति दी गई है। इसमें ईंधन का उत्पादन आयातित फीड स्टॉक का उपयोग करके ही किया जाना चाहिए। जैव ईंधन के आयात और निर्यात दोनों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जैव ईंधन के प्रकार के बारे में देखते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं बायो इथेनॉल, बायोडीजल, संपीड़ित बायोगैस और बायोडीजल आते हैं, बायो हाइड्रोजन आते हैं। जैव ईंधन के इम्पोर्टेंस के बारे में, यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है, जो ऊर्जा नवीनीकरणीय स्रोत है और इससे किसानों की अतिरिक्त आय के रूप में लाभ प्राप्त होता है। यह बायोमास की प्रसंस्करण, भंडारण, समाधान और रोजगार सृजन के लिए व्यवसायों के लिए एक अवसर प्रदान करता है। यह इसकी प्रमुख पीढ़ियों को विकसित किया गया है कि जैव ईंधन से संबंधित जैसे पहली पीढ़ी आती है खाद्य बायोमास के बारे में। यह उच्च शर्करा वाले शर्करा की मात्रा वाले जैसे चुकंदर, गन्ना, गेहूं, मक्का, तिलहन आते हैं। दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत अखाद्य बायोमास होता है जो लकड़ी, घास फूस, पुआल अवशिष्ट होते हैं। तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत शैवाल बायोमास, शैवाल, मैक्रो और माइक्रो शैवाल होते हैं। नवीनतम पीढ़ी जो होती है वह पायरोलिसिस, सौर से ईंधन और आनुवांशिक रूप से संशोधित सजीव इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतियां हैं। सरकार की नीतियों के अंतर्गत आती है 2008 की नीति, जिसके अंतर्गत 2030 तक 20% एथेनॉल मिश्रण और 5% बायोडीजल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। और दूसरी आती है प्रधानमंत्री जीवन योजना, जो जैव ईंधन वातावरण अनुकूलन फसल अवशेष निवारण योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। गोबर ग्लेवनाइज्ड ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना जो 2018 में स्टार्ट हुई थी, तथा CBG उत्पादन के लिए बेहतर परिवेश बनाने के लिए सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत पहल को स्टार्ट किया गया था। अब आता है व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जैव संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में। ये इसमें कहा गया है कि डावर्सिब ने बिना मंजूरी के जैव संसाधनों की व्यावसायिक उद्देश्यों का उपयोग किया है। जैव विविधता अधिनियम के संदर्भ में यह भारतीय संस्था को जैव संसाधन का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता के बोर्ड को पूर्व सूचना देनी होगी। जैव संसाधनों में पादप, पशु, सूक्ष्मजीव, उनके अंग, आनुवंशिक सामग्री और उत्पाद शामिल होते हैं। जैव संसाधनों में वाणिज्यिक उपयोग, दवा के निर्माण में, भोजन को अपशिष्ट बनाने और सौंदर्य प्रसाधन में, सुगंध में शामिल होते हैं। BDO को 3 स्तरीय पर संरचनात्मक रूप से कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां, राज्य स्तर पर SBB और राष्ट्रीय स्तर पर NBA को गठित किया गया है। अब आता है एशियाई शेर के बारे में। एशियाई शेर प्रोजेक्ट लाइन में गुजरात के वर्धा में एशियाई शेरों के दूसरे अधिवास के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
गुजरात सरकार ने बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य को एशियाई सिरों के लिए दूसरे आवास के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यह गिर राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, जो बड़ी बिल्ली की संख्या से अधिक, जहां इस बड़ी बिल्ली की संख्या अधिक हो गई है। शेरों को बरदा में स्थानांतरित करने की सिफारिश line@2047 अमृतकाल के लिए विजन शीर्षक रिपोर्ट में की गई थी और यह रिपोर्ट भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी की थी। यह बरदा में मालीधारी समुदाय के भी निवास करता है। अब आता है line@47 अमृतकाल विजन के बारे में। यह विजन शेरों के प्राकृतिक पर्यावास को सुरक्षित और उनका पुनरुद्धार करता है। संरक्षण से संबंधी प्रयासों के स्थानीय समुदायों को शामिल करता है। भारत को बिग कैट या बड़े बिडाल वंशियों के रूप में निदान और उपचार के लिए वैश्विक केंद्र बनाना तथा प्रोजेक्ट लाइन जैसी पहलों के माध्यम से संरक्षण को बढ़ावा देना है। अब आता है कैप्टिवेट में रखे गए वन्यजीव के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व न्यायाधीश व नेतृत्व वाले एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की है और यह कदम कैप्टिव में रखे गए वन्यजीवों के स्थानांतरण और आयात की निगरानी के संदर्भ के उद्देश्य से उठाया गया है। इस समिति को संपूर्ण भारत में कैप्टिव में रखे गए वन्यजीवों सहित अन्य जीवों के आयात, स्थानांतरण, खरीद, बचाव और पुनर्वास से संबंधित तथ्य, खोज कार्य और आवश्यक जांच कार्य का करेगी। अब आता है बृहत्तर पन्ना भूदृश्य परिदृश्य के बारे में। यह ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल के बारे में। यह स्केप का गठन केन बेतवा लिंक परियोजना का एक भाग है, जिसका उद्देश्य बृहत्तर पन्ना भूदृश्य परियोजना के संदर्भ में व्यवस्थित और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। यह नदी जोड़ो परियोजना है, जो परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर जाती है और इसके तहत केन नदी से अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है कि इस योजना को संतुलित दृष्टिकोण के आधार पर विकास प्रक्रिया के साथ एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के लिए विन विन स्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह भूदृश्य में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियों बाघ, गिद्ध और घड़ियाल के लिए पर्यावास संरक्षण और प्रबंधन की बेहतरी का सक्षम करता है। एकीकृत भूपरिदृश्य के बारे में। यह किसी भूदृश्य की वांछित उद्देश्यों के लिए दीर्घकालिक सहयोग को एकीकृत भूदृश्य प्रबंधन कहते हैं, जो वांछित उद्देश्यों में शामिल कृषि उत्पादन, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का वितरण, सांस्कृतिक विरासत और मूल्य संरक्षण तथा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना होता है। अब पढ़ते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में। इसकी अवस्थिति है विंध्य पहाड़ियों में, दक्कन प्रायद्वीप, ऊपरी गंगा के मैदान, अर्धशुष्क गुजरात, राजपूतना क्षेत्र में संगम में स्थित है। यह 3 भौगोलिक क्षेत्रों में प्रभाव दिखाई देता है। इसकी प्रमुख नदी कैन है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी तथा यह मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। अब आता है वन प्रमाणन के बारे में। वन प्रमाणन लकड़ी, फर्नीचर, फर्श से कागज और लुगदी, रबड़ जैसी वन आधारित उत्पादों की उत्पत्ति, वैधानिकता, संधारणीयता को प्रमाणित करने के लिए एक बहुस्तरीय लेखा परीक्षा प्रणाली है। यह 2 स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय मानक है। पहला मानक फॉरेस्ट स्टीवर्ड काउंसिल ने विकसित किया है और दूसरा मानक प्रोग्राम फॉर एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन ने विकसित किया है। अब आता है हीट इंडेक्स रेटिंग के बारे में। हीट इंडेक्स रेटिंग को IMD द्वारा जल्द ही जारी करने की घोषणा की जा रही है। इससे महसूस किए जाने वाले तापमान का अनुमान लगाया जाएगा तथा यह अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान पर जारी करता है। यह सूचकांक दिन की सापेक्ष आर्द्रता, पवन की गति, अधिकतम तापमान और बादलों के आच्छादन के आधार पर रीडिंग देगा और इसे हाल ही में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने सभी राज्यों में HAP के आकलन पर निम्नलिखित सीमाओं को लेखांकित किया है, जिसमें HAP के निर्माण में उमस युक्त गर्मी की अवधि की विचार नहीं किया जाएगा। यह अधिकतर HAP स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होगी और खतरे को लेकर एक अति सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा तथा सुविध समूहों की पहचान करने के लिए विफल रहे हैं, उसके संदर्भ में इसको पहचान करेगा। अब आता है स्वच्छ वायु के लिए प्रयासरत दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण और लोक स्वास्थ्य रिपोर्ट के बारे में। विश्व बैंक ने स्वच्छ वायु के लिए प्रयासरत दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण और लोक स्वास्थ्य शीर्षक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट ग्रीन हाउस गैस, वायु प्रदूषण की अंतरक्रिया और सहक्रिया के मॉडल का उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग पार्टिकुलेट मैटर और उत्सर्जन को मापने और उनके वातावरण में फैलने के तरीकों को जानने के लिए किया जाता है।
इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु में देखते हैं कि यह कुछ क्षेत्रों में पीएम सांद्रता माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर WHO के मानक से 20 गुना अधिक है तथा यह पीएम सांद्रता में कालिक और छोटे धूल कण इसमें शामिल होते हैं। और बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान एक कॉमन एरिया सेट साझा करते हैं और यह सेट भारत के गंगा के मैदान तक फैला हुआ है और इसका संपूर्ण जीवन काल पर स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या संभावित दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे गर्भ और जन्म के समय भ्रूण को नुकसान होता है और जन्म के समय कम वजन होता है। 0 से 5 साल में श्वसन प्रणाली में संक्रमण होता है। 5 से 8 साल वालों को श्वसन प्रणाली में संक्रमण, 18 से 60 साल वालों को हृदय और फेफड़ों से जुड़े मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और 60+ को हृदय और फेफड़ों से जुड़े रोग और मधुमेह होते हैं इसके संदर्भ में। अब आता है लिक्विड 3 के बारे में। लिक्विड 3 यह बेलग्रेड में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक शहरी प्रोटो बायो रिएक्टर प्रस्तुत किया गया है जिसे लिक्विड 3 नाम दिया गया। लिक्विड 3 में जल होता है। यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को आबद्ध करने और सूक्ष्म शैवालों का उपयोग करता है। यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शुद्ध ऑक्सीजन का उत्पादन करने में वायु की गुणवत्ता में सुधार करता है। लिक्विड 3 में 2 साल पुराने वृक्षों या 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले बगीचों की तुलना में अधिक कुशल होते हैं। अब आता है प्लास्टिक चट्टानों के बारे में। प्लास्टिक चट्टानों को शोधकर्ताओं ब्राजील के शोधकर्ताओं ने एक्सपेरिटो सेटो राज्य में ट्रिनिडेड द्वीप पर प्लास्टिक चट्टानों की खोज की है। यह चट्टान ट्रिनिडेड द्वीप पर सबसे बड़े समुद्री कछुओं का एक ग्रीन टर्टल के रूप में एक महत्वपूर्ण संरक्षण स्थल है जिसे लाल सूची IUCN की लाल सूची में एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये वे चट्टानें होती हैं इनमें प्लास्टिक पाया जाता है जहाँ प्लास्टोग्लोमेट्स कहा जाता है। यह तलछट कणों और अन्य मलबे का मिश्रण होता है। यह प्लास्टिक द्वारा आबद्ध रखा जाता है। अब आता है बिलवणीकरण संयंत्र के बारे में। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान लक्षद्वीप में हरित व सौर ऊर्जा संचालित बिलवणीकरण संयंत्र स्थापित करेगा और इसके बारे में प्रचारित होने के बाद यह विश्व का पहला बिलवणीकरण संयंत्र होगा जो समुद्री जल को पेयजल में परिवर्तित करने के साथ साथ बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसे 1993 में स्थापित किया गया था। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री संसाधनों के संधारणीय उपयोग के विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकियों के उपयोग को विकसित करना है। LTD के लाभ के बारे में पढ़ते हैं कि यह समुद्री जल के उपचार से पहले और बाद की प्रक्रियाओं में किसी भी समय रसायन की आवश्यकता नहीं है। इससे प्रदूषण की समस्या बहुत हद तक कम होती है। यह पूरी प्रक्रिया स्वदेशी, मजबूत और पर्यावरण के अनुकूल होती है। अब आता है दक्षिण अटलांटिक विसंगति के बारे में। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक रहस्यमयी विसंगति है जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इसकी सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है। ऐसे ही कि पृथ्वी के ऊपरी कक्ष में कम चुंबकीय तीव्रता का विशाल क्षेत्र हो। यह क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के बीच में इसका विस्तार किया गया है और इसको इस तरीके से दिखाया गया है। दक्षिणी अटलांटिक विसंगति में पृथ्वी के कोर में 2 विशेषताएं उत्तरदायी होती हैं। इनमें पृथ्वी की चुंबकीय धुरी का झुकाव और पृथ्वी के बाह्य कोर में पिघली हुई धातुओं का प्रभाव शामिल होता है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक डेटा या अंतरिक्ष में एक तरह से गड्ढे के समान होता है और ऐसे से जुड़ा एक कक्षीय अंतरिक्ष यान को प्रभावित करता है और जिसका उदाहरण के तौर पर यह सूर्य से उत्सर्जित उच्च ऊर्जावान प्रोटॉन कणों के टकराने पर उपग्रहों की तकनीकी प्रणालियों में शॉर्ट सर्किट हो सकता है या खराबी आ सकती है। यह महत्वपूर्ण डेटा हानि यहाँ तक कि स्थानीय क्षति के जोखिम को वृद्धि करता है। यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।